नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हाय। उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। आज स्टोरी ऑफ क्राइम में हम किसी क्राइम की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे एक मोटिवेशन कहानी के बारे में, एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में, एक स्टॉकिस्ट के बारे में जो फुटपाथ से उठकर अरबपतियों की सूची में शामिल हो जाता है। कहीं ना कहीं उनके हालात आपके अपने हालात जैसे लगेंगे, कहीं कहीं ऐसा लगेगा बस ये आपकी कहानी है। तो देर नहीं करते और हम बात कर रहे हैं क्रिस गार्डनर के बारे में। आप लोगों ने शायद इसका नाम सुना हो, लेकिन कई अलग अलग तरह से कहानियां हैं। लेकिन द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के आधार पे ये मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं, जिसमें एक बचपन से लेके जवानी तक के सारे किस्से हैं और कैसे एक इंसान अपने हालात से लड़कर अपने आप को उठाता है और देश में अपना नाम बनाता है और धीरे धीरे चल के वैश्विक रूप से यानी विश्वव्यापी अपनी पहचान बनाता है। हम बात कर रहे हैं क्रिस गार्डनर की, फुटपाथ से अरबपति तक का सफर। नसीब से लड़ना और खुद को प्रेजेंट करना, हमें इनकी कहानी से सीखना चाहिए। गार्डनर शायद इनका नाम बाद में रखा गया है, लेकिन अपने शुरुआती दौर पे ये उन हालातों से गुजरे हैं जिनके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। 9 फरवरी 1954 को अमेरिका के मिलवाउकी शहर में एक मध्यम परिवार में पैदा होते हैं। क्रिस गार्डनर की मां बेट्टी जीन और पिता थॉमस थे। धीरे धीरे चलती है जिंदगी। थॉमस यानी इनके पिता किसी वजह से परिवार छोड़ के चले जाते हैं। अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी इनकी मां पे आ जाती है। अब मां अकेले परेशान हो जाती हैं, क्योंकि 2-3 बच्चे और साथ में उनका खर्चा उठाना, उनका जो हिसाब किताब, उनकी व्यवस्था करना, खाना पीना रहना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मां ने इनके ख्याल रखने के लिए, इनका ध्यान रखने के लिए एक दूसरी शादी की, जिसमें पति का नाम ट्रिपलेट था। और ये शायद उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ट्रिपलेट रंग भेद करता था, बच्चों को शारीरिक रूप से परेशान करता था, और इतना ही नहीं, बच्चों के साथ साथ मां बेटी जान को भी पीटता था। कई बार हालात तो इतने बुरे हो गए कि शायद कोई और होता तो सरेंडर हो जाता, और होता तो मना कर दिया जाता, या कुछ भी और जिसमें शायद ट्रिपलेट की जान भी जा सकती थी। लेकिन बच्चों का मुंह देख के बिट्टी जान चुप रही। आगे जाकर ट्रिपलेट ने इनके ऊपर केस फाइल किया, एफआईआर किया, जिसमें धोखाधड़ी मुद्दा बताया। अब बेलफेयर धोखाधड़ी में बेटी जान को जेल हो जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बच्चों को पालन घर भेज दिया जाता है। वहां बाकी लोगों से भी इनकी मुलाकात होती है। अब ये एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इंसान अपने लिए कुछ करे ना करे, बच्चे के लिए तो आप हम सब जानते हैं किस हद तक जा सकते हैं पिता और माता। माता छूटती है इनकी, बच्चे पालन घर से वापस आते हैं। ट्रिपलेट वापस तैयार हो जाता है इनको अपने साथ रखने के लिए। एक दिन जब बच्चे घर पे नहीं होते, तो बिट्टी जॉन घर में आग लगाती हैं इंटेंशनली ट्रिपलेट को मारने के लिए। कुछ कहानियों में यह भी बताया गया है कि ट्रिपलेट ने आग लगाई थी बिट्टी जान को मारने के लिए। अब बिट्टी जान वापस कोर्ट में और कोर्ट से जेल, बच्चे वापस अनाथ। अब बच्चे जब वापस अनाथ हो गए तो वापस
पालन घर में जाते हैं। वहां से क्रिश गार्डनर का मन उठ जाता है, ऊब से जाते हैं वो, और एक दिन वहां से निकल जाते हैं और निकल के सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं। जेब में पैसे नहीं और शिक्षा भी भरपूर नहीं, जो मिल जाता है खाते, सोने के लिए, रहने के लिए पब्लिक टॉयलेट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अनाथालय, चर्च, इनका इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहते, क्योंकि जैसे अपने यहाँ भारत में रैन बसेरा होता है, वैसे बाकी देशों में भी कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब वक्त गुजरता गया, धीरे धीरे तकरीबन 8 साल के रहे होंगे क्रिस जॉर्डन जब ये सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। समय बढ़ता गया लेकिन वक्त इनका नहीं बदल रहा था। ये अब भी गरीबी से परेशान, बिना छत, बिना खाने की व्यवस्था के, ऐसे ही एक लावारिसी जिंदगी जी रहे थे। अब चूंकि धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो लोगों से मिलना जुलना भी था। किसी फैक्ट्री में काम करने लगते हैं, कुछ हालात सुधरता है, कुछ और आगे बढ़ते हैं, और इनकी जिंदगी की पहली खुशी मिलती है लिंडा के रूप में। लिंडा और इनके बीच प्रेम होता है। उसी बीच गार्डनर मेडिकल इक्विपमेंट बेचना शुरू कर देते हैं। उससे अच्छा कमीशन मिलता है तो दोनों का आराम से खर्चा चल जाता है। आगे जाके दोनों शादी करते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद इन्हें समझ आता है कि शायद और पैसे चाहिए। फिर ये और जॉब बदलते हैं, कुछ और काम शुरू करते हैं, थोड़ा अच्छे पैसे आना शुरू हो जाते हैं। लिंडा और गार्डनर दोनों मिलकर कमाते हैं और घर चलाते हैं। दूसरी इनको सबसे बड़ी खुशी मिली क्रिस्टोफर के रूप में। कुछ दिन बाद इन्हें एक बच्चा होता है जिसका नाम ये क्रिस्टोफर रखते हैं। कुछ दिन बीतता गया, मौज मस्ती चलती गई। अचानक लिंडा का चिड़चिड़ापन शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है, जब चिड़चिड़ापन शुरू होगा तो बहस होगी, लड़ाई झगड़ा होगा। अब लिंडा को समझ में आ गया था कि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसका जो एम्बिशन है, वो कहीं ना कहीं दब रहा है। अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं। समस्या यहीं से उत्पन्न होती है और फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। क्रिस्टोफर काफी छोटा था। गार्डनर समझाता है, बात नहीं बनती है। गार्डनर निकल जाता है वहां से। अब यहां पे गार्डनर की लाइफ की जो घंटी है, जो टर्निंग है, यहां से शुरू होती है। गार्डनर किसी हॉस्पिटल के आसपास खड़े होते हैं। वहां वो दवाई लेने गए हुए होते हैं, या शायद दवाई के लिए, या शायद किसी ट्रीटमेंट के लिए होते हैं। अचानक उनकी नजर एक बेकीमती सूट पहने इंसान पे पड़ती है। अब ये उसको देखते ही रह जाते हैं। अचानक से इनके अंदर पता नहीं क्या उमड़ता है, क्या पैदा होता है। जैसे देखते हैं कि एक बेशकीमती सूट पहना हुआ इंसान एक लाल कलर की सफारी में, एक लाल रंग की सफारी में सवार हो रहा है। बिजली की कौंध से ये उसके पास पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपके पास इतने महंगे सूट हैं, इतनी महंगी गाड़ी है और चमक रहे हो आप। वो इंसान मुस्कुराता है और बताता है कि मैं एक ब्रोकर हूं और मैं स्टॉक ब्रोकर का एग्जाम देके यहां तक पहुंचा और मैं इसी पे काम करता हूं। मैं 80,000 रुपये मंथली, यानी $80,000 मैं मंथली कमाता हूं।
गार्डनर का दिमाग घूम जाता है कि मैं पूरी दिन मेहनत करता हूँ, उसके बाद मुझे ये 1000, 2000, 3000 डॉलर में चिपका के हटा देते हैं, मैं निकल जाता हूँ। मुझे अब स्टॉकिस्ट बनना है, मैं स्टॉक ब्रोकर बनूंगा। ठीक है, उससे पूछते हैं कि ये कैसे होता है। तो वो बताता है इसकी ट्रेनिंग होती है, इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, और उसके बाद आप ये चीज कर सकते हैं। गार्डनर खुशी से वो उछल पड़ता है और वो इस चीज का सपना लिए वहां से चला आता है। अब वो पता करना शुरू करता है कि ऐसे कौन से फर्म हैं जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं और सर्टिफिकेशंस देते हैं, लाइसेंस देते हैं। गार्डनर पता करता है और उसे एक कंपनी मिल जाती है, और उस कंपनी में इसे 10 दिन बाद की डेट मिलती है इंटरव्यू के लिए। पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद ट्रेनिंग होगी, फिर एग्जाम होगा। अब इधर ये थोड़े बहुत पैसे जोड़ना शुरू करता है और लग जाता है उधेड़-बुन में। इधर रिश्ते भी खराब हो रहे थे लिंडा से। धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। एक दिन ये किसी कस्टमर के पास गया हुआ होता है या कहीं गया हुआ होता है, पार्किंग में ये गाड़ी खड़ी करता है, उसकी पेमेंट नहीं करता है। अब वो यूएस है, इंडिया तो है नहीं। गाड़ी सीज करते हैं या गाड़ी से शायद पता करते हैं। गाड़ी ये लिंडा से शादी होने के बाद सेकंड हैंड सस्ती से खरीदी थी। अब पैसा न होने की वजह से ये पार्किंग पे नहीं कर पाते। पुलिस उठाती है, कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से इन्हें 1 दिन की सजा हो जाती है। ये वाकया इंटरव्यू से ठीक 1 दिन पहले का है। गार्डनर सोचते हैं कोई बात नहीं, बदनसीबी का एक और कहर है, देखते हैं। दूसरे दिन सुबह उठते हैं, घर पहुंचते हैं, क्योंकि 2 दिन से कपड़ा पहन रखे हैं और साथ में गंदा भी होगा। घर पहुंचते हैं और सबसे बड़ा जो सदमा था एक लंबी जिंदगी सुधारने के बाद का, वो ये था कि लिंडा क्रिस्टी होपर के साथ घर छोड़ के जा चुकी होती है, और जो भी वहां पे उनके पास सूट थे, वो सूट और भी सामान बेचने के पर्पज से या किसी और उद्देश्य से लेकर चली जाती है। क्रिस गार्डनर समझ नहीं पाते हैं, सदमे में खड़े रह जाते हैं। लेकिन चूंकि उनके अंदर सपना था कि मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है, फिर वहां से वो निकल पड़ते हैं जहां इंटरव्यू होना है। वहां पहुंचते हैं, किसी तरह से उनको एंट्री मिलती है, इंटरव्यू में बैठते हैं। जो इंटरव्यूअर होता है वो इनके हालत देख के बिगड़ जाता है, भड़क जाता है और पूछता है कि आप इंटरव्यू देने आए हो, आपके कपड़े गंदे हैं, आप शायद नहाए भी नहीं है, आपकी हालत बहुत बुरी है, हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते। क्रिस गार्डनर के पास यही एक मौका था और उन्होंने पूरी जोर लगा दी। उन्होंने इंटरव्यूअर को बताया पूरी कहानी, वो फरारी से लेके जेल जाने तक, और जेल जाने से लेके घर जाने तक, घर जाने से लेके लिंडा और बच्चों का छोड़ जाना, घर में कपड़े जूते सब गायब होना, सब कुछ सच सच कह दिया। इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होता है। वो बोलता है आपने अपनी पूरी कहानी सामने रख दी है, आप चाहते तो झूठ बोल सकते थे, कोई बात नहीं, आप सेलेक्ट हो, लेकिन आपको $1000 ही मिलेगा और साथ में आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद हम देखते हैं, आपका एग्जाम होगा, अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप स्टॉक ब्रोकर बन जाओगे। गार्डनर हाँ कह देता है। गार्डनर अपने बच्चे को भी मिस करता है। कहानी आगे बढ़ती है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दिन भर ट्रेनिंग में, रात भर उसका रिवीजन, जैसे तैसे करके। और हाँ, एक और सबसे बड़ी परेशानी थी, जिस घर में लिंडा, क्रिस्टी होपर और ये रहते हैं, वो किराया न दे सकने की वजह से छिन जाता है। समय बीतता है, लिंडा शायद किसी और जिंदगी की तलाश में क्रिस्टी होपर को क्रिस गार्डनर के हवाले कर देती है।
कहती है मैं इसे नहीं संभाल सकती, इसे तुम ही पालो। क्रिस गार्डनर खुश भी होता है और शायद वहां भी समझाता है लिंडा को वापस आने के लिए, लेकिन चूंकि लिंडा बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वो वापस नहीं आती। क्रिस गार्डनर अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ गुजार तो रहे थे, लेकिन उनको डर भी था, इसलिए वो एक छोटा सा घर किराए पे लेते हैं। सुबह ट्रेनिंग जाते समय बच्चे को बेबी केयर या पालन घर कहिए वहां छोड़ जाते और शाम को वापस ले आते। धीरे धीरे समय बीतता गया, ट्रेनिंग पूरी हो गई, एग्जाम में इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया और ये सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। अब यहां से पूरी की पूरी इनकी जिंदगी यू टर्न मारती है, लेकिन यू टर्न मार के पुरानी वाली जिंदगी नहीं, एक नई और शानदार जिंदगी। कुछ महीने ये नौकरी करते हैं, क्योंकि इनके पास सर्टिफिकेशन था, जहां इनको अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन इनको एक चीज चुभती थी, वो लाल फरारी, जिसकी वजह से यहां तक ये पहुंचे थे। इन्होंने नौकरी भी की, एक्सपीरियंस भी लिया और साथ में एक दिन एक कंपनी डाल दी इन्होंने, क्योंकि इनके दिमाग में एक ही चीज घूम रही थी, मुझे बड़ा बनना है, मैं आने वाले कल को बुरे हालात में नहीं छोड़ सकता। इन्होंने जो कंपनी डाली उसका नाम था इंटरनेशनल होल्डिंग्स। ये एक स्टॉक ब्रोकर कंपनी थी, स्टॉक फर्म थी। छोटे मोटे सेविंग करके इन्होंने $10,000 से कंपनी शुरू की, और चूंकि 80-90 का दशक, इतना ज्यादा जानकारी किसी के पास थी नहीं, और शुरुआत किसी भी चीज को वहां फायदे बहुत है, बाद में तो मेहनत बहुत हो जाती है। गार्डनर इस कंपनी के साथ बहुत से लोगों को जोड़ते हैं और उन्हें बेहतरीन प्लान देते हैं, जिनसे उनको प्रॉफिट भी होता है। अब ये इंटरनेशनल होल्डिंग धीरे धीरे इतनी बड़ी फर्म बन गई, इतना ज्यादा स्प्रेड हो गई कि $10,000 की कंपनी $1 मिलियन की कंपनी हो गई। धीरे धीरे ये लोगों को जोड़ती, सस्ते या मामूली से स्टॉक को लेते और मिलियंस में बेचते। जैसे अपने यहां हर्षद मेहता जी थे, अगर स्कैम हटा दिया जाए तो ठीक ठाक थे। अब ये धीरे धीरे इनकी कंपनी एकदम बढ़िया, एकदम लीन होकर चलने लगी, फर्स्ट क्लास चलने लगी, और देश में ही इतना ज्यादा ये अपने आप को वाइड वर्सल कर लिया और वाइटल स्प्रेड हो गया कि लोग इनको जानने लगे। अब इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। एक इंसान जिसने बेसिक शिक्षा के आगे कुछ पढ़ाई नहीं की, जिसने फुटपाथ पे अपनी जिंदगी के वो लम्हे काटे जब किसी के गोद में किसी का हाथ सर पे होना चाहिए, खाने का कोई ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, वो इंसान आज मिलेनियर है और एक किताब लिखता है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो उनके ऊपर आधारित है। अब यहां सबसे बड़ी चीज है कि हॉलीवुड का एक बेहतरीन कलाकार, नामी गिरामी बिल स्मिथ, इसी बुक के नाम से एक पिक्चर में क्रिस गार्डनर का किरदार निभाता है। अब ये स्टॉक ब्रोकर तो थे, कंपनी थी इनकी खुद की, किताब के साथ साथ ये लेखक भी हो गए और साथ में मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। इवन ये अपनी कंपनी की मीटिंग छोड़ के, जहां इन्हें स्पीकर के लिए इनवाइट किया जाता था, वहां चले जाते थे, चाहे जितनी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो। इनका जो मेन मोटो हो गया था आगे जाके, वो था डोमेस्टिक वायलेंस। उसके लिए लड़ते थे, गरीब बच्चों के लिए लड़ते थे, उनके लिए एक बाकायदे पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था, पूरा एनजीओ बना दिया था, जिसके थ्रू ये सपोर्ट करते थे, चैरिटी करते थे। और बाद में
स्टॉक ब्रोकर, मोटिवेशनल स्पीकर, बुक राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे पिता भी हो गए। लिंडा को पता चला, काफ़ी उन्होंने बैड फील किया, क्योंकि जब गरीबी के दिन थे तब मैडम उनके साथ थी, और जब हालात बदल रहे थे तब वो जा चुकी थी। नसीब नसीब की बात है। लेकिन क्रिस गार्डनर ने अपने नसीब को उस फुटपाथ पे लिखा जहां उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बड़े मुश्किल से मिलती थी। हालांकि उसमें रोटी का उतना रोल नहीं है, लेकिन एक कहावत है कि जिसके पास 2 वक्त का खाने का नहीं था, आज उसने लगभग जितना हो सका उतने गरीबों के थाली में खाना परोस दिया, कईयों की जिंदगी में जान फूंक दी। आज वो लाल फरारी जिसके वजह से इनकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति परिवर्तित हुई थी या बदली थी, ये उनके लग्जीरियस में शुमार है। इस कहानी में जो हालात आपको बताए गए, हो सकता है ऐसे ही किसी मिलते जुलते हालात से आप भी गुजर रहे हों, हो सकता है इससे अच्छे हालात हो, या हो सकता है इससे बदतर हालात हो। लेकिन क्रिस गार्डनर की कहानी से एक चीज जरूर सीखने को मिली, शायद आपको भी मिलेगी, कि अगर गोल नहीं है तो आप गोल गोल जरूर घूमोगे, और अगर आपने मंजिल यानी गोल तय कर लिया, फिक्स हो गया आपका गोल, तो फिर इतना सब होता ही नहीं है। वक्त लगेगा, लेकिन मंजिल तक आप जरूर पहुंचोगे। एक लंबा वक्त उन्होंने गुजारा है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लिए। अगर आपके भी अंदर ऐसी क्षमता है, ऐसी कैपेबिलिटीज हैं अपने हालात से लड़ने के लिए, जज्बाती हैं, जुनून है, जोश है, तो हौसला पालिए, आप भी बन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि आप स्टॉकिस्ट बन के ही करोड़पति बने या बड़ा आदमी बने। ऐसे बहुत से बिजनेस आइडियाज हैं, ऐसे बहुत से तरीके हैं जिसके थ्रू आप बड़े आदमी बन सकते हैं, लेकिन वक्त लगता है। किसी को 2-4 साल लगता है, किसी को 10-20 साल लगता है, लेकिन सफलता सबको मिलती है। या तो कैप्टन बनेंगे, या तो एडवाइजर यानी सलाहकार बनेंगे। तो आज के लिए क्रिस गार्डनर की कहानी यहीं तक। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।